The next speaker, Shri Javed Ali Khan. Sir, you have 3 minutes, sir. धन्यवाद सभाध्यक्ष जी। समय बहुत कम है, इसलिए भाषण की शक्ल में अपनी बात नहीं कहूंगा, ना ही कोई गैर जरूरी टिप्पणियां करूंगा। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हुई है और इस पॉलिसी के बारे में ये भी कहा गया कि इस पर जितने व्यापक विचार विमर्श की अपेक्षा थी वो नहीं हो पाया था। जब इसका ड्राफ्ट बना था 500 कुछ पेज का, तो उस पर तो लोगों की राय मांगी गई थी, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट इसका बना 60-65 पेज का, उस वक्त किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। राज्यों से भी विचार विमर्श नहीं किया गया, शिक्षाविदों से भी विचार विमर्श नहीं किया गया। यहाँ तक के जो एक संस्था है, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के ज़माने की है, कैबे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो समय समय पर जिसकी बैठकें होती थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने से पहले से उसकी कोई बैठक नहीं हुई और बाद में भी कोई बैठक नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न भाषा के संबंध में, दाखिलों के संबंध में, नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में वो रह गए, जिनका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। और यूजीसी को हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद करीब 3 दर्जन रेगुलेशन समय समय पर जारी करने पड़े हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हुए। सर, हायर एजुकेशन की स्थिति ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक कमीशन बनाने की बात कही गई थी कि सारी संस्थाओं को मर्ज करके एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी दिशा में कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है। कुछ साल पहले एक ड्राफ्ट उसका ज़रूर सर्कुलेट हुआ था, लेकिन उसमें क्या प्रगति है ये बताना चाहिए शिक्षा मंत्री जब जवाब दें। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट देश के साथ पिछले कई बजटों पर किया गया है और आम तौर पर एक मांग रही है कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। लेकिन सभाध्यक्ष जी, आज हम 2.7% भी पूरे तरीके से खर्च नहीं कर पाते हैं, तो 6% का जो संकल्प पिछले बजटों में कहा गया था, उस तरफ, उस दिशा में क्या स्थिति है, ये बात भी शिक्षा मंत्री जी को बतानी चाहिए। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, उनमें बहुत बुरी स्थिति है। पूरे हम अध्यापन कार्य में या नियुक्तियों में हम पूरी नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। करीब 33% वैकेंसीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार की दूसरी संस्थाओं में। उसका सीधा असर आरक्षण पर पड़ रहा है। SC, ST, OBC का आरक्षण भी पूरे तरीके से हम नहीं भर पा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 9% SC, 3% ST, 14% OBC हैं। और जो बहुत ही फेवरेट कैटेगरी, 1 मिनट और लूँगा, जो बहुत ही फेवरेट कैटेगरी हमारी सरकार की थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका भी हम पूरे तरीके से कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं 2 बातें सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति तो ये है कि जो ड्रॉप आउट होता है सरकारी स्कूलों से, वो घर ही नहीं बैठते, बल्कि बहुत से लोग सरकारी स्कूल छोड़ करके वो जाते हैं निजी स्कूलों में। आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल तो बंद होने के कगार पर हैं और निजी स्कूल गली मोहल्लों में खुलते चले जा रहे हैं। लोगों की संख्या, उसके अंदर छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? मैं एक कारण बताना चाहता हूं सर, कि क्यों प्राइमरी सरकारी स्कूलों से लोग विमुख हो रहे हैं और निजी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में, सरकारी में, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाई के अलावा करीब 32 कार्य ऐसे करने होते हैं जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो BLO की ड्यूटी करेंगे, वो चुनाव की ड्यूटी करेंगे, राशन बट रहा है नहीं बट रहा है इस बात का सुपरविजन करेंगे,
पल्स पोलियो का काम करेंगे, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी देंगे, राशन कार्डों का सत्यापन भी करते हैं, मिड डे मील का सुपरविजन भी करते हैं, जनगणना भी वही करते हैं, पशुगणना भी वही करते हैं, बाल गणना भी वही करते हैं, वृक्षारोपण भी वही करते हैं। इस प्रकार के 32 काम हैं। जब ये सब काम स्कूल के अध्यापक करेंगे तो पढ़ाएंगे किस वक्त? इसलिए लोग प्राइमरी स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से छोड़ करके उसकी तरफ जा रहे हैं। आखिरी बात मैं पीएम पोषण शक्ति निर्माण पर मैं कहना चाहता हूं। आज की तारीख में हम मिड डे मील जिसे हम पहले कहते थे, उस पर हम 6 रुपए 19 पैसे प्रति छात्र खर्च करते हैं। दिसंबर तक ये 4 रुपए 97 पैसे था। और इससे भी बुरी हालत ये है कि जो बनाते हैं रसोइया, जो महिलाएं रसोइया का काम करती हैं, उन्हें हम मात्र 2000 रुपए का वेतन देते हैं, मानदेय देते हैं। मानदेय सर, वेतन न देने का बहाना है, ये नाम जो गढ़ा गया है मानदेय, वेतन न देना पड़े इसलिए उसको मानदेय कहते हैं। पूरे दिन वो स्कूल में काम करते हैं, एक रसोइया 50 बच्चों का खाना बनाते हैं। स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी सरकारी में नहीं होता, उसके अंदर वो सफाई भी उससे करवाते हैं और सिर्फ 2000 रुपए देते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से ये मांग करना चाहूंगा कि स्कूलों में जो मिड डे मील बनाती हैं महिलाएं, जो रसोइया हैं, उनका तनख्वाह बढ़ाई जाए। 2000 की बजाय कम से कम उन्हें 10,000 रुपए दी। आखिरी बात मैं पीएम श्री विद्यालय पर सर कह दूं, बहुत ढंढोरा पीटा जा रहा है। पीएम श्री विद्यालय होगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे जिले के बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा, सर आखिरी 30 सेकंड, के पीएम श्री के अंदर कुछ सोलराइजेशन करना है, सोलर लाइटें आप अपनी निधि से दे दीजिए, वाटर कूलर आरओ के प्लांट लगने हैं वो दे दीजिए, और एमएलओ से मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री के नाम पर है, तो इसमें सांसदों से और विधायकों से निधि किस लिए मांगी जा रही है? ये तो प्रायोरिटी पर सरकार को करना चाहिए था। ऐसी स्थिति है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है अधर में लटकी हुई है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़ा आपका कृपा होगी कि शिक्षा को गंभीरता से लीजिए और शिक्षा नीति को सही तरीके से अमल में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।